जिन राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वहां एनी हाउ सरकार बनानी है। साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े, किसी भी तरह से हमें अपनी सरकार बनानी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब बंगाल का जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर हुमायूं कबीर बाबरी नाम की एक मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ यहां से ऐलान कर देते हैं कि कयामत तक बाबरी नहीं बनेगी। अब इसके क्या मायने हैं समझेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपके दर्शकों का। सर, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कयामत तक बाबरी नहीं बनेगी, और हुमायूं कबीर कह रहे हैं योगी कुछ नहीं कर सकते, ये लखनऊ नहीं है। तो एक बाबरी को लेकर इस तरह से घमासान मचना चुनाव से पहले, क्या हमें उलझाने की कोशिश की जा रही है? दोनों तरफ से असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, और आखिरकार इसके पीछे क्यों इस तरह की रणनीति को अपनाया जा रहा है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, वेस्ट बंगाल में चुनाव है। चुनाव के इर्द गिर्द सारी राजनीति घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम साम दाम दंड भेद होते हैं चुनाव जीतने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना। हुमायूं कबीर जो हैं, वो भी चर्चा इस तरह की है कि कहीं ना कहीं भाजपा के टूल के रूप में काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी को चुनाव कैसे हराया जाए, भारतीय जनता पार्टी को फायदा कैसे हो, इसके लिए मुस्लिमों में बंटवारा कैसे हो, इसकी कोशिश हुमायूं कबीर कर रहे हैं। क्या है ये हुमायूं कबीर? किस लिए बनाना चाह रहे हैं मस्जिद? स्कूल बनाए ना, ये इंस्टीट्यूट बनाए, हॉस्पिटल बनाए, ये तो नहीं बना रही है, ये मस्जिद बना रहे हैं। और इधर अगर आप योगी जी की बात करेंगे तो ये कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं बननी चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। क्या योगी जी बता सकते हैं पिछले 8 साल की 9 साल की उनकी सरकार है, कितने स्कूल उन्होंने उत्तर प्रदेश में नए बनवाए हैं? आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल पिछले 8 सालों में बंद हो चुके हैं? पूरे हिंदुस्तान में अगर एक आंकलन आप करेंगे, लगभग 93,000 स्कूल बंद हुए हैं। आप मंदिर मस्जिद की बात करते रहिए, आप हिंदू मुस्लिम की बात करते रहिए, और यहाँ पे स्कूलों को बंद करते रहिए। आप देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? भाजपा की केंद्र की सरकार है, वो विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर रही है, उनको टैक्स में छूट दे रही है, डाटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी डील अमेरिका के साथ हो गई है। वो कह रहे हैं कि भैया हम जो है मक्का नहीं मंगाएंगे, मक्का में वो चारा बना के मंगाएंगे पशुओं का, उसको प्रोसेस करके मंगवा लेंगे। हम जो है दूसरी जो तिलहन वाली चीजें हैं वो नहीं मंगवाएंगे, सीधा तेल निकाल के मंगवा लेंगे उनका। तो आप क्या क्या मूर्ख बनाना चाह रहे हैं लोगों को? आप एक तरफ देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो है हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। जो वाजिब मुद्दे हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इसका कोई जवाब है कि आप स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? स्कूल बंद करके आप मंदिर बनाना चाह रहे हैं, आप एक अनपढ़ों की भीड़ इकट्ठा करना चाह रहे हैं। अगर आज स्कूल बंद होंगे तो 10 साल 20 साल के बाद क्या इंपैक्ट देश में होगा? देश में किस तरह की जनसंख्या होगी? तो ये किस किस रणनीति के तहत हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पे कोई नहीं सोच रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि उनकी सरकार अलग अलग राज्यों में कैसे बने, और जहां उनकी सत्ता है उसको कैसे काबिज रह सके, उसके इर्द गिर्द वो काम करते हैं। उनका और कोई एजेंडा नहीं है जी। अच्छा, बंगाल में क्योंकि ये मस्जिद बनाने की बात चल रही है, हिंदूवादी संगठन उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं। लोकल लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी की क्या इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इस मुद्दे को टैकल करे या इस मुद्दे पर मुखर हो? योगी जी जा रहे हैं, मतलब ये एक तो कमजोरी दिखा रहा है, और दूसरा जो आपने बताया है कि हिंदू मुसलमान करके जो है प्रॉफिट होना है, इसीलिए किया जा रहा है। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें आज भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व के नाम पे योगी जी का कट्टर चेहरा भारतीय जनता पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी हर जगह जिस भी स्टेट में चुनाव होते हैं या जहां भी इस प्रकार की जरूरत होती है, वहां योगी जी को भेज दिया जाता है। योगी जी सीधी बात करते हैं,
जो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, जो बुर्का पहनेगा, जो मुसलमानों की बातें करेगा, वो पाकिस्तान चला जाए, हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे। अब उन्होंने कह दिया कि कयामत तक जो है बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, और वो कयामत, अब इस तरह के अगर आप भाषण देंगे तो उसका रिएक्शन आम पब्लिक में क्या होगा? तो आप भड़काऊ भाषण देके एक चुनावी माहौल बनाना चाह रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम करके आप उस चुनाव को जीतना चाहते हैं। अच्छा, एक तो और बड़ी ये जो दिलचस्प बात योगी जी ने कही है कि सनातन कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर होगा। अब 11 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है, 9 साल से जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, अभी भी अगर ये कहें कि सनातन कमजोर हुआ तो देश कमजोर होगा, तो ये तो सनातन को भी नहीं बचा पा रहे हैं जिसकी रक्षा के लिए ये वोट ले रहे हैं। बाकी तो बातें ही छोड़ दीजिए। नहीं, देखिए, तो सनातन कमजोर कितना होगा और देश का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी कमजोर होगी, उसका सीधा सीधा उदाहरण है कि बांग्लादेश की जो पूर्व राष्ट्रपति थी, उनको खतरा था, वो सुरक्षित है भारत में। भारत में दलाई लामा इतने दिन से सुरक्षित घूम रहे हैं, भारत में कोई दिक्कत नहीं है। और भारत के जो प्रधानमंत्री थे, जो सुरक्षा की गारंटी ले रहे थे, जिनका 56 इंच का सीना था, उनको खतरा पैदा हो गया भारत में, और भारत की संसद में खतरा पैदा हो गया उनको। तो इनकी आप कौन सी बात पर विश्वास करें, कौन सी बात पर ना विश्वास करें, ये सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। सनातन धर्म कहाँ चला गया? सनातन धर्म मुगलों के जमाने में खत्म नहीं हुआ। सनातन धर्म को अंग्रेजों के टाइम पर 100 साल में खतरा नहीं हुआ। सनातन धर्म को अब खतरा हो गया है, जब सब जगह आपकी सरकार है, केंद्र में आप हैं, प्रदेश में आप हैं, तो सनातन धर्म का काहे को खतरा है? सनातन धर्म बचाया तो है आपने अभी प्रयागराज में पिछले दिनों। शंकराचार्य जी को 10 दिन में क्या क्या आपने किया, ये सबके सामने है। क्या शंकराचार्य जी इस्लाम धर्म के हैं क्या? शंकराचार्य भी तो सनातन धर्म के हैं। तो उनके साथ क्या असर हुआ है, सनातन धर्म को कहाँ खतरा है, वो सबको दिखाई दे रहा है। ये किसी युग में नहीं हुआ है कि लोगों को प्रमाण पत्र, शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है, और आप सनातन को खतरा बता रहे हैं बाद में। तो सनातन को तो खतरा आज ही दिखाई दे रहा है आपके राज में। तो इसलिए लगता है लोगों को कि आपके राज को बदलना चाहिए, तभी सनातन को बचाया जा सकता है। क्योंकि अगर इस तरह की चीज, मुझे नहीं याद आ रहा है कि कांग्रेस के जमाने में, समाजवादी पार्टी के जमाने में, या किसी तीसरे जमाने में, या कहीं ममता बनर्जी ने किसी शंकराचार्य से हिम्मत की हो प्रमाण पत्र मांगने की। आप कोई घटना हो तो बताइए पूरे देश में। आपके उस प्रदेश में आप जो है उनसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जहां आप कहते हैं कि राम राज चल रहा है, और जहां आप कहते हैं कि प्रयागराज, काशी और अयोध्या में तो भारतीय जनता पार्टी की कर्म भूमि और जन्म भूमि सब कुछ है, और वहां पे आप प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और फिर सनातन को खतरा बता रहे हैं। तो क्या मजाक कर रहे हैं क्या आप? जी, अच्छा, एक तरफ सनातन को खतरा है तो दूसरी तरफ देश को भी खतरा है। कैसे? जनगण मन से पहले अब वंदे मातरम गाया जाएगा, ये आदेश 28 तारीख को, बीती 28 जनवरी को गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया है, और कहा गया कि सभी 6 पैरा गाना जरूरी है। स्कूलों में राष्ट्रगीत के बाद जो है पढ़ाई शुरू होगी। तो राष्ट्रगीत पर आपने पहले तो संसद में चर्चा करवा ली, तब भी आपका मन नहीं भरा, तो आपने बाकायदा एक ऑर्डर दे दिया कि अगर दोनों गाए जाएंगे, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, तो वंदे मातरम पहले गाया जाएगा, जनगण मन बाद में गाया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अब राष्ट्रीय पर्व पर भी ऐसा ना हो जाए कि पहले हमको वंदे मातरम गाना पड़ेगा और उसके बाद में जनगण मन होगा। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, चाहे जनगण मन हो और चाहे वंदे मातरम हो, ये सब अपनी आस्था के प्रतीक है। जिनकी आस्था है वो गाते भी हैं और इनका प्रयोग भी करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम से, गाने से मुस्लिम समाज के लोगों को असहजता होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई जगह इस तरह की घटनाएं भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को सामने दिखाई दे रहा है कि वेस्ट बंगाल में चुनाव है, और ये जो इस गाने के रचयिता हैं, जिन्होंने लिखा है, वो भी बंगाल से आते हैं। बंगाल में एक माहौल, चुनावी माहौल बनाने के मद्देनजर इस तरह के आदेश आए हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसको जिन राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वहां एनी हाउ सरकार बनानी है। शाम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े, किसी भी तरह से हमें अपनी सरकार बनानी है। अब आज इनको 11 साल में याद आया है कि
एक सरकारी आदेश निकलना चाहिए वंदे मातरम गाने के लिए। क्या वंदे मातरम गाना इतना जरूरी है कि उसके बिना सारा देश रुक जाएगा, सारे काम बंद हो जाएंगे? आपने वंदे मातरम गाने का तो आदेश जारी कर दिया, आप ये भी एक आदेश जारी कर देते कि देश में जो तेजी से स्कूल बंद हो रहे हैं, तेजी से जो स्कूलों में संख्या कम हो रही है बच्चों की, 3 करोड़ बच्चों के रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं स्कूल में, और जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ रही है और स्कूल में जाने वालों की संख्या घट रही है। इस पे भी कोई आदेश पारी करेगी नहीं सरकार? इस पे भी सरकार को संज्ञान लेगी कि नहीं लेगी कि वंदे मातरम के ही पीछे पड़ी हुई है? वंदे मातरम तो तब गाएंगे जब हम स्कूल जाएंगे, जब स्कूल जाएंगे ही नहीं तो वंदे मातरम कहाँ गाएंगे? टीवी पे तो कोई वंदे मातरम देख नहीं रहा है। वंदे मातरम का कोई ऐसा गाना तो है नहीं कि लोग मोबाइल में लगा के सुनेंगे। तो आप कहाँ गंवाना चाहते हैं वंदे मातरम? मस्जिदों में गंवाना चाहते हैं या गलियों में गंवाना चाहते हैं उनके मोहल्ले में? तो ये सिर्फ नूरा कुश्ती चुनाव जीतने की है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है और इसके कोई दूसरे मायने नहीं। अच्छा, वंदे मातरम और जनगण मन पे बहस करवा लेंगे। संसद में हम देख रहे हैं संसद चल नहीं पा रही है। आप बिहार बंगाल में चूंकि चुनाव है तो आप वहां पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये देश किस तरफ जा रहा है? ये देश की दिशा विकास की तरफ है, जिसे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि हम विकास का एजेंडा लेकर आए हैं, हम गुजरात मॉडल जो है पूरे देश भर में लागू कर देंगे। तो ये है गुजरात मॉडल असल में, कि हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इन चीजों को लेकर बहस कर रहे हैं और पूरी दुनिया में, चाइना में, जापान में, अमेरिका में टेक्नोलॉजी को लेकर बात हो रही है, एआई को लेकर बात हो रही है, और हम अभी भी इसी बहस में पड़े हुए हैं। ये अंग्रेजों से पहले वाली दशा में जा रहे हैं हम क्या? देखिए, अगर हिमांशु जी आप देखें, मुगलों के जमाने में अंग्रेज भारत आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ी सी जमीन चाहिए अपने मसाले बेचने के लिए और आपसे सामान खरीदने के लिए। और उसके बाद उन्होंने फिर पहले जगह ली, फिर परमिशन ली, फिर जमीनें ली, फिर काबिज हो गए और फिर धीरे धीरे पूरे देश पर उन्होंने कब्जा कर लिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिस तरह से रणनीति समझ में आती है कि विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है, तो ये सीधी मंशा इनकी झलकती है कि देश 100 साल पहले की स्थिति में धीरे धीरे जा रहा है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इस तरह के हालात देश में बनते हुए दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के महामहिम नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष की छवि लेके गुजरात से आए थे, और गुजरात का जो मॉडल है, विकास का मॉडल है, वो पूरे देश पे लागू होगा। तो गुजरात का जो मॉडल था उसकी भी हकीकत और उसकी भी सच्चाई लोगों के सामने आ गई है कि कई पुल, कई सड़कें बनने से पहले ही वहां टूट जा रही हैं। और वो जो हमें विकास पुरुष का या विकास का एक खाका खींचा गया था, एक सपना दिखाया गया था, वो खोखला था, उसके अंदर कुछ नहीं था। और हम लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देश में जिस प्रकार की स्थिति चल रही है वो सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, अडानी को मजबूत बनाने के लिए, इसके अलावा देश के लोगों को कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने जो आपको बताया है कि जिस प्रकार से चुपचाप इन्होंने 2026 के बजट में विदेशी कंपनियों को टैक्स में छूट दे दी है, और बहस जो हो रही है संसद में वो नरवणे की किताब पे हो रही है। बहस जो हो रही है वो वेस्ट बंगाल के चुनाव पे हो रही है कि वो कबीर साहब कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनेगी, और हम लोग जो है उस चीज में उलझे हुए हैं, और यहाँ धीरे से कंपनियों के लिए आने का रास्ता खुल गया है। तो एक तरफ देश में आपने बहस छेड़ दी है हिंदू मुस्लिम की, एक तरफ आप ऑर्डर निकाल रहे हैं वंदे मातरम का, और दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं कि कंपनियों को चुपचाप आप आमंत्रित कर रहे हैं। अमेरिका के साथ इतना बड़ा समझौता भारत सरकार को ने किया है, ना भारत सरकार को पता है, ना भारत के किसी व्यक्ति को पता है, ना मंत्रियों को पता है, और समझौता वहां से अमेरिका से बनकर तैयार होकर आ गया है। उसका जवाब देने के लिए मंत्रियों के पास भी डिटेल नहीं है। इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है, इससे बड़ा विकास भारत का क्या हो सकता है कि मंत्री को पता ही नहीं है कि समझौते में क्या हुआ है। और जब हम सवाल करते हैं कि आप वहां से क्या क्या इंपोर्ट करेंगे, कृषि क्षेत्र बैठ जाएगा, किसानों को दिक्कत हो जाएगी,
डेयरी उद्योग बैठ जाएगा। तो कहते नहीं नहीं, हम डेयरी में दूध नहीं मंगाएंगे, हम सूखा दूध मंगाएंगे, हम डेयरी के प्रोडक्ट पनीर नहीं मंगाएंगे, हम पाउडर मंगाएंगे। तो आप उसको बदल के मंगवा देंगे। आप बोलेंगे कि हम जो है तिलहन नहीं मंगवाएंगे, तेल मंगवाएंगे। तो आप जो है, और किसानों को खुश करने के लिए आप ये चीजें कह रहे हैं कि हम कृषि संबंधित कुछ चीजें आयात नहीं करेंगे, उसमें जो है फसलें और दूसरी चीजें हम आयात नहीं करेंगे, उसका प्रोसेस चेंज करके आप मंगवा लेंगे। तो क्या मूर्ख बना रहे हैं आप लोगों को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी करनी कथनी में फर्क है। मामले को मैनेज करने के लिए वो सम्मान निधि कहेंगे 6,000 नहीं हम 9,000 रुपए देंगे, तो इसका बर्डन कौन झेल रहा है? देश के ऊपर ही तो आ रहा है बर्डन। मोदी जी अपने अपने वहां से तो अपनी जेब से तो दे नहीं रहे, पार्टी फंड से तो जा नहीं रहा है, और जो पीएम केयर्स में जा भी रहा है पैसा, उसकी आप डिटेल नहीं देंगे। आप कहेंगे ये पैसा तो भाई कोई किसी को जानने का हक ही नहीं है, कहां आ रहा है, किससे आ रहा है और कहां जा रहा है, मतलब कोई जानने का हक नहीं है। हमारी सारी डिटेल, हम कितने बैंक अकाउंट रखेंगे, हमारे पास कितना सोना होगा, सब कुछ सरकार जानना चाहती है। तमाम और दो चार और बना देंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता नहीं क्या क्या बनवा देंगे, ताकि हमारी पूरी जानकारी रहे। लेकिन मोदी जी की कोई जानकारी इस देश को नहीं होनी चाहिए, जबकि इस देश ने ही उनको चुनकर जो है वहां भेजा है। देखिए हिमांशु जी, आपकी सारी जानकारी इस सरकार को चाहिए, लेकिन इसलिए अपनी कोई जानकारी देना नहीं चाहती है। आरटीआई के लगभग सभी जवाबों पर बैन लगा दिया गया। आरटीआई लगभग खत्म हो चुका है। दूसरी चीज क्या है, अगर आप आंकड़े देखें, चाहे भले ही आप बलात्कार के आंकड़े देखें, किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़े देखें, तो आपको 2022 के बाद कोई आंकड़े दिखाई नहीं देते हैं। इन्होंने आंकड़े देना बंद कर दिया है। तो इन परिस्थितियों में आप देश से सब कुछ जानना चाहते हैं, देश को कुछ नहीं बताना चाहते। अब आप चाहे प्रधानमंत्री राहत कोष की बात करें, चाहे आप किसी दूसरी चीज की बात करें, कोई भी जानकारी आप सरकार से नहीं ले सकते। इस तरह की परिस्थितियां आज देश में चल रही हैं। तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। जी बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।